हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो में हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स का डिस्कस करने वाले हैं। ये क्विज रहने वाला है जो कि आपके पूरे महीने का रिवीजन कर देगा। और मैं क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा फास्ट कवर करूंगा, लेकिन कहीं आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप उस वीडियो को पॉज करके और डिटेल में उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। डैश की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत का व्यापारिक निर्यात बढ़कर 500 से 510 बिलियन डॉलर हो सकता है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया गया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, विश्व बैंक जिसको भी वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और विश्व व्यापार संगठन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप बताइए। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO जिसको बोलते हैं। और उनको ये उम्मीद है कि 2023-2024 वित्त वर्ष में 437 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 500 से 510 बिलियन डॉलर हमारा हो जाएगा। और इसमें मेनली मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, इनका बहुत ज्यादा रोल रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि एयरबस हेलीकॉप्टर्स और डैश ने भारत में एयरबस के हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब एयरबस के साथ किसने ये हस्ताक्षर या एग्रीमेंट किया है? आपके पास ऑप्शन है: ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर सोच लीजिए। 3, 2, 1, लेट्स गो। करेक्ट आंसर है इसका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में आप सिडबी भी बोलते हैं। सिडबी ने एयरबस के साथ ये एग्रीमेंट किया है या फिर MOU किया है, जिसमें कि हम लोग भारत के तेजी से बढ़ते रोटरी विंग क्षेत्र की वित्तीय और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सिडबी भी एक महत्वपूर्ण प्रयास करने वाला है। तो क्वेश्चंस कवर हो गए। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने MSME चालान वित्त पोषण में रुपए 1 लाख करोड़ को पार कर लिया है? आपके ऑप्शन है: BSE, ऑप्शन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी NSDEX ई मार्केट्स लिमिटेड, और ऑप्शन डी है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे। 3, 2, 1, चलो लेट्स मूव। ये करा है हमारा ट्रेडेस यानी कि रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्रेड रिसीवेबल एक्सचेंज डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ने 1 लाख करोड़ रुपए के 50 लाख से अधिक चालानों का वित्त पोषण किया है, जिसमें कि सिडबी, NSE, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, ये सारे भी शामिल हैं। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि राइट्स लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 111.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 200 ब्रॉड गेज यात्री गाड़ियों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी गायना, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे। 3, 2, 1, लेट्स मूव। करंट अफेयर्स क्विज का जो ये आंसर है, इसका आंसर है बांग्लादेश। यानी कि राइट्स लिमिटेड जो कि हमारे एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, उसने बांग्लादेश रेलवे के साथ 200 ब्रॉडगेज यात्री गाड़ियों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारतीय रेलवे की जो निर्यात शाखा है उसने यूरोपियन निवेश बैंक यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भी 111.26 मिलियन डॉलर का अनुबंध प्राप्त किया है। ठीक है, लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। डैश ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स यानी कि जो मई 2024 में थे, उसमें 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। यानी कि हु इज नंबर 1 इन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स? मई 2024 में जो ये इंडेक्स आया था, इसमें कौन है जो नंबर 1 पर आया है? ऑप्शन ए एलोन मस्क, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी बर्नार्ड असोल्ट, और ऑप्शन डी लैरी पेज। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए। 3, 2, 1। द आंसर इज बर्नार्ड आर्नोल्ड। बर्नार्ड आर्नोल्ड आपको पता होगा, लुई विटॉन जिसके की पर्स वगैरह आते हैं और लग्जरी हैंडबैग्स वगैरह आते हैं, वो टॉप किया है उन्होंने, जो कि लुई विटॉन LVMH जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं, उसके CEO हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। और उनकी संपत्ति है 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
वेरी गुड। तो इस हिसाब से रहते हैं, इंडिया में अंडानी और अबानी हैं जो कि जनरली हमारे यहाँ टॉप पर रहते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे डोमिनिकन गणराज्य या डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप देख लीजिए और साथ साथ में आप सिर्फ देखिए मत, आप साथ साथ में इसको अटेम्प्ट भी करते रहिए। ऑप्शन ए अजाली असमौनी, ऑप्शन बी जॉस रॉयल मोलिनो, ऑप्शन सी लुइस अबिडनार, ऑप्शन डी प्रोवो सुबियांटो। तो इसमें से कौन सा है, आप जल्दी से इसको सोचिए और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे आंसर पर। तो लेट अस मूव 3, 2, 1। लुइस अबिनाडर ये डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कि 19 मई को और 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको फिर से चुना गया है। मूल रूप से ये एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं और ये फैमिली टूरिज्म और निर्माण साम्राज्य के एक उत्तराधिकारी भी हैं। तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है कि डैश HAPS प्लेटफॉर्म पर SAR परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी संस्था बन गई है। तो कौन सी संस्था है जो कि ये बन चुकी है? आपके ऑप्शन थे ए ग्लैक्स आई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और ऑप्शन डी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो जल्दी से अपने आंसर सोच लीजिए, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे 3, 2, 1। गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये बेंगलोर में लोकेटेड है और इन्होंने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित एक सबस्केल हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS पर अपनी सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। अब हम लोग मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उन्नत AI क्षमताओं वाले नए को पायलट प्लस PC का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है आपके सामने, बच्चों देख लीजिए इसको और साथ साथ देखते मत रहिए, साथ साथ अटेम्प्ट भी करिए इसको। आपके ऑप्शन है ए एप्पल, बी गूगल, सी HP और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो जिसमें से आपको जो भी सही लगता है वो आप साथ साथ हमको बताते चलिए। लेट अस मूव टू द आंसर 3, 2, 1। इसके आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने औद्योगिक प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो जिसके विंडोज वगैरह आपके पास आपके लैपटॉप वगैरह में रहते हैं, उन्होंने एक नई लैपटॉप की श्रृंखला का अनावरण किया है जिसको कि वो कोपायलट प्लस PC बोल रहे हैं, जिसमें कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए, एआई बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और एआई से रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एआई के बारे में जरूर पढ़िएगा। ChatGPT आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो रहा है और आजकल आप ChatGPT से बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं, तो दैट इज गुड AI। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे ये कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। बच्चों डेट्स वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछने के, तो कोशिश करिए कि जब भी आपका एग्जाम हो रहा है उससे एटलीस्ट 3-4 महीने या एटलीस्ट 6 महीने तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डेट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि जनरली आपसे लेटेस्ट जब भी पेपर बनता है उसके 1-2 महीने पहले तक की डेट्स ही पूछे जाते हैं। तो लेट अस मूव टू दी आंसर 3, 2, 1। आप भी इसका सोच लीजिए आंसर। 21 मई, 21 मई को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे मनाती है। और आपको पता है कि देखो चाय कहाँ कहाँ पर ज्यादा फेमस है? भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में और इवन केनिया जैसे उत्पादक देशों में ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो आओ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है? तो देखो ऑप्शंस आपके पास हैं कि कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, बी स्वर्ण यानी कि गोल्ड, और सी रजत यानी कि सिल्वर, और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी बताइए 3, 2, 1। गोल्ड। भारतीय पैरा एथलीट जो है दीप्ति जीवन जी, उन्होंने जापान के कोबे में जो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप हुई थी 2024 में, उसमें महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी इसमें 55.06 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और उनको विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक में 2024 में भारत की रैंक क्या रही है?
आपको यहाँ ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, और बच्चों रैंकिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो रैंकिंग के क्वेश्चंस में ही होता है, क्योंकि हमको नंबर्स में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास है 39, 54, 93 और 159। इसमें से कौन सा रैंक है भारत का, इंडिया का रैंक कौन सा है? जितने भी रैंकिंग आते हैं हर महीने आप उनको याद कर लीजिए, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो इसका करेक्ट आंसर 321 39। विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक को 39th स्थान पर भारत की रैंक पहुंच गई है। ठीक है, और इसमें सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर है अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। डैश के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व पिछले साल $104 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। तो आपके ऑप्शंस हैं, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? ये रैंकिंग एंड रिपोर्ट का क्वेश्चन है, और रैंकिंग एंड रिपोर्ट का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपके पास ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग, ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, और फिर होता है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से किसने ये रिपोर्ट जारी किया है? आइए आंसर देख लेते हैं। 3, 2, 1। वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ये स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण राजस्व $104 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 99वां सदस्य कौन बन गया है? मतलब ये कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, और ये 99th जो इनका मेंबर है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका अल्जीरिया, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी स्पेन। तो बच्चों जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, और एक चीज आप देख लीजिए कि हम लोग कैसे फटाफट करते करते हम लोग लगभग हमने 50% ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th सदस्य बन गया है। ये कैसे हुआ है? भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया था। और आईएसए का उद्देश्य क्या है? हाँ देखिए, मेनली जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है ना, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई आईएसए जो बना है उसका उसका व्हाट इज द उद्देश्य, व्हाट इज द मिशन। तो उनका मिशन है कि सौर ऊर्जा की तेजी से बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से इसको यूज करना है। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की तीसरी बड़ी यूनिकॉर्न बन गई है? स्विगी, रेजरपे, पोर्टर या कृत्रिम? तो बच्चों यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न हम लोग उस स्टार्टअप कंपनी को बोलते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है। तो हमारा मानना ये है कि 2024 में कौन सी भारतीय कंपनी, हालांकि स्टार्टअप्स की भी थोड़ी सिचुएशन खराब चल रही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सी है जो कि हमारी यूनिकॉर्न बनी है 2024 में, तीसरी यूनिकॉर्न? ठीक है, लेट अस मूव टू द आंसर्स। 3, 2, 1। पोर्टर। तो देखो पोर्टर क्या है, आपने देखा भी होगा, अगर आपने रास्ते में ट्रक्स वगैरह जो चलते हुए देखेंगे उन पे पोर्टर के स्टिकर लगे रहते हैं। पोर्टर क्या है? पोर्टर मेनली ट्रक्स वगैरह को प्रोवाइड करवाता है सामान वगैरह शिफ्ट करने के लिए। इट्स अ लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। और वो इस साल भारत में तीसरे यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है $1 बिलियन या उससे अधिक के मूल्यांकन या वैल्यूएशन के साथ। पोर्टर के अंदर किसका फंडिंग है? टाइगर ग्लोबल का, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और भी हैं। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर ये बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन हो जाता है। तो बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। लेखिका जेनी एर्पनबैक ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार क्या होता है जी? जो बुक्स लिखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो बुकर पुरस्कार ही माना जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल ये मिलता है। और 2024 का प्राइज किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए कैरोस, बी नाइट वॉच, सी स्टालिनर दीवान, और डी दी बुक ब्यूटीफुल। ये जेनी एपरबैक ने जो बुक लिखा है उसका है। तो 3, 2, 1 और आंसर पे हम लोग मूव कर जाते हैं। कायरोस। तो ये जर्मन लेखिका है जेनी एर्पनबैक, और उनने उनके साथ जो उनके ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन,
उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था काइरोस। एक फिक्शन है ये, और इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2024 जीता है। तो फिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, फिक्शन का मतलब होता है वो उपन्यास जो कि रियलिटी नहीं होते बल्कि एक कल्पना के तौर पर लिखे गए होते हैं। पूर्वी जर्मनी के अंतिम वर्षों के दौरान स्थापित एक जटिल प्रेम कहानी पर आधारित इस पुस्तक को कुल 149 प्रस्तुत उपन्यासों में से 5 अन्य कृतियों की शॉर्टलिस्ट से विजेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो 150 में से इसको प्राइज मिला है। अब हम लोग मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वियतनाम की संसद ने निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है? मतलब कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि वियतनाम ने इनमें से किसको अपना राष्ट्रपति चुना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है टूलैम, श्रेष्ठा थ्राविसिन, शेख हसीना, प्रोवो सुबियांतो। तो देखो बच्चा लोग, आपको क्या है, कभी कभी आपको कभी कंफ्यूजन होता है 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शन में, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप धीरे धीरे ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शन सी शेख हसीना, शेख हसीना तो बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश तो आपका एलिमिनेट ही हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जब भी आप ऑप्शंस देखें और आपको करेक्ट आंसर नहीं आता है, तो आप कोशिश करिए कि क्या आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसका आंसर को फिगर आउट कर सकते हैं। चलिए आंसर पे मूव कर जाते हैं, 3, 2, 1। टू लैम, वियतनाम की संसद ने जो इनके मंत्री थे टूलम, उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में लाम जो हैं 66 ईयर्स एज के हैं और एक व्यापार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जिसे कि ब्लेजिंग फर्नेस के रूप से भी जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लेजिंग फर्नेस किसने स्टार्ट किया था या उसके लिए सबसे मेन व्यक्ति कौन थे, तो तभी टूलाम, या किस कंट्री में होता है, वियतनाम। तो इस तरह के से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब भी आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो आप ये भी सोचो कि इस एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को 3 साल के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो भाई कौन इनका डायरेक्टर बना हुआ है? आपके ऑप्शन है, ए है अतुल मेहरा, बी है प्रदीप नटराजन, सी है राकेश मोहन, और डी है वी वैद्यनाथन। तो आंसर पे मूव करते हैं, 3, 2, 1। ऑप्शन बी प्रदीप नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया है। आईडीएफसी क्या है? आईडीएफसी मेनली एक बैंक भी है और साथ साथ कुछ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी वो लोग करते हैं। तो जनरली क्या रहता है कि कोई भी बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो उनके डायरेक्टर को जब चुना जाता है तो उसमें आरबीआई का नॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप डायरेक्टली डायरेक्टर वगैरह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो इसमें रिजर्व बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है और रिजर्व बैंक ही अप्रूव करता है कि किसको डायरेक्टर बनाया जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। डैश ने मोरक्को में कैसाब्लैंका शतरंज 2024 में जीत हासिल की है। तो ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि कोई भी टूर्नामेंट है उसमें कौन जीता है, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन विनर के ही पूछे जाते हैं, या ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ था ये पूछा जाता है। तो लोकेशन और विनर ये आपको याद रखना जरूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन विश्वनाथन आनंद जो कि हमारे ग्रैंड मास्टर रहे हैं। उसके बाद है ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन जो कि ग्रैंड मास्टर हैं और आई थिंक नंबर 1 नंबर 2 पर ही रहते हैं ज्यादातर। फिर हिकारू नाकामुरा, और फिर है गुकेश डी। तो गुकेश डी इज अ यंग पर्सन और जिनका अभी बहुत जल्दी जल्दी बहुत नाम भी हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपके सामने है और हम लोग मूव करने वाले हैं, 3, 2, 1। इसका ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन ने कैसाब्लैंका शतरंज टूर्नामेंट जीता है। मैग्नस कार्लसन कहाँ से? मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे से हैं, वो वर्ल्ड के नंबर 1 है। और जो 6 राउंड हुए थे उसमें 4.5 अंक के साथ वो जीत गए। विश्वनाथन आनंद तीसरे स्थान पर रहे थे। और उसके अलावा एक और चेस प्लेयर हैं जो आज के टाइम पे सिर्फ 16-17 साल के ही हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, न्यूज में भी आ रहे हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा रहे हैं। आप उनका नाम बताइए, वो नाम कौन है? वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो आपके लिए होमवर्क है। पी से उनका नाम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मूव कर जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है?
यानी कि 100 नौकरी में से 33 नौकरियां सिर्फ महिलाओं को ही मिलेंगी। आपके पास स्टेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, आपके पास है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, हम लोग मूव करते हैं आंसर पे। 3, 2, 1। ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या किया, कर्नाटक ने हाल ही में अपने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी, आउटसोर्स मतलब कि जो बाहर से आप लिए जाते हैं अनुबंध पे या कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो आउटसोर्स किए जाते हैं, उनके आवेदन में या उनके जो भी रिजर्वेशन है उसको 33% महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है सीट्स को। और ये कांग्रेस का सरकार है कर्नाटक में, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था। ठीक है, तो अब मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और अब हम लोग जस्ट कंप्लीट ही करने वाले हैं, हमने 70-80% अपना कंटेंट कवर कर लिया है। तो अपने लिए क्लैप भी कर दीजिए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20 कि डैश द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चरगाहों को मूक मृत्यु का सामना पड़ रहा है, जो 50% तक नुकसान उठा रहे हैं। तो ये किस रिपोर्ट में कहा गया है? तो ये भी रैंकिंग एंड रिपोर्ट से ही क्वेश्चन आ गया। रैंकिंग एंड रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो रैंकिंग एंड रिपोर्ट के आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक, फिर ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस आ गए। 3, 2, 1 आंसर पे मूव कर जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएनसीसीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये किस लिए बनाया गया है? डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए, नाम से ही दिख रहा है। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन क्या है कि जो चरागाहें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, तो डेजर्ट आ रहा है। तो ये इनका काम मेनली वही है कि वो डेजर्टिफिकेशन है, ग्रासलैंड्स हैं, उन पर काम ये लोग करते हैं। और इनकी रिपोर्ट के अनुसार 50% तक गिरावट आ चुकी है, जबकि हमारा अनुमान था कि 20 से 35% ही गिरावट आएगी, लेकिन ये गिरावट बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 21। फाइनेंशियल ईयर 24 में बिजनेस ग्रोथ के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में टॉप परफॉर्मर के रूप में कौन उभरा है इनमें से? हमको 4 बैंक दिए गए हैं, और ये आपके पास ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चारों ही हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इनमें भी ग्रोथ के बिजनेस ग्रोथ के मामले में फाइनेंशियल ईयर 24 में कौन टॉप पर है? तो ये भी रैंकिंग रिपोर्ट का ही क्वेश्चन है। और आंसर्स पे आ जाते हैं। 3, 2, 1। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप देखिए कि जनरली आप देखोगे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनमें मैक्सिमम का आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन कुछ कुछ जगह आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, तो आपको सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख के ही उसको टिक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और फिर आपको लॉजिकली उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो था उसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और देखिए यहाँ पे वैल्यूज भी दी हुई हैं कि इन्होंने किया है फाइनेंशियल 24 में, इन्होंने कुल जो अपना डोमेस्टिक बिजनेस किया दैट इज 15.94% से ग्रो किया है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13.12% से ग्रो किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। और ये है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने BH100 रियर डंप ट्रकों की 28 इकाइयों की आपूर्ति के लिए नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त किया है? तो देखिए ट्रकों की इकाई प्राप्त करें तो कोई ट्रक बनाने वाली कंपनी ही रहेगी। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, अशोक लेलैंड, BEML लिमिटेड, BMW समूह या BMW ग्रुप, और JSW या MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर्स पे मूव कर जाते हैं। 3, 2, 1। BEML लिमिटेड। तो दोस्तों BEML लिमिटेड ने क्या किया, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने उनको BH100 रियर डंप ट्रकों की 28 इकाइयों की आपूर्ति के लिए 250 करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको मिला है। BH100 का मतलब क्या है कि जो 100 टन का भार भी ले जा पाए, 100 टन का पेलोड भी ले जा पाए, तो उसके लिए इसको इंजीनियर किया गया है, जिससे कि विशेष रूप से जब हम लोग कुछ भी खनन कर रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं जहाँ पे कि ओवरबर्डन होता है और बहुत ज्यादा लोडिंग होता है, तो उसके हिसाब से स्पेशली ये ट्रक को तैयार किया जा रहा है जिसको कि VML डिजाइन करेगा।
ठीक है, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वर्ल्ड में आप देखते रहिए कि कहीं पर भी कोई नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी आपका एग्जाम है एटलीस्ट उससे 3-6 महीने पहले तक के तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेपर 1 महीने या 2 महीने पहले बनता है तो उसके हिसाब से वो 1-2 महीने पीछे के क्वेश्चंस पूछते हैं तो 3-4 महीने पीछे के क्वेश्चन या लॉजिक आ सकता है वहां पे। तो लेट अस मूव टू दी ऑप्शंस। ऑप्शंस है हमारे पास बर्नार्डो अरवालो, फेलिक्स त्स्केजी, तमस सुलियोक और लाई चिंगते। तो मूव करते हैं आंसर्स पे, 3, 2, 1। लाई चिंगते ताइवान के लाई चिंगते हैं। उन्होंने, देखो अब अगर ताइवान में, अगर आप देखोगे ताइवान पे हमेशा चाइना का प्रेशर रहता है, लेकिन उसके बाद भी ताइवान में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई है, जबकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बसाता है। और उन्होंने 64 वर्षीय लाई जो है उनको एक अलगाववादी भी करार दिया है। ठीक है, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। और अभी हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, हमारे पास सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं, तो आप 24 पे मूव कर चुके हो तो बहुत ही अपने लिए भी क्लैप कर लीजिए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से किसे ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए फिर से ये राष्ट्रपति के रूप में आ गया, लेकिन अंतरिम राष्ट्रपति, तो ये ध्यान रखिए कि अंतरिम राष्ट्रपति है। हो सकता है कुछ टाइम बाद उनके परमानेंट जो भी राष्ट्रपति होंगे, स्थायी राष्ट्रपति, उनका भी चुनाव हो जाएगा। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ना है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे अंतरिम राष्ट्रपति लिखा हुआ है। तो आपको आंसर अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में देना है, स्थायी राष्ट्रपति के बारे में नहीं देना है। ठीक है, ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन है ए ब्रायन मुलरोनी, ऑप्शन बी मोहम्मद मोखबर, ऑप्शन सी हेज जिंगोब, ऑप्शन डी सेबेस्टियन पिनेरा। ठीक है, तो आपके आंसर के साथ आप तैयार रहिए, 3, 2, 1। और इसका है ऑप्शन बी मोहम्मद मोखबर, जो कि क्या हुआ था कि जो हमारे, आपको पता है कि जो इब्राहिम रईसी थे उनका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में निधन हो गया था, और न्यूज बहुत चला था कि वो जा रहे थे और हेलीकॉप्टर, मौसम खराब हुआ या कुछ हुआ, उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, मिला नहीं। तो ये ईरान के पास भी एक बहुत ही दुविधा में ईरान आ चुका है। तो उन्होंने क्या है कि अभी इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अयतुल्ला अली खामनोई को मंजूरी दे दी है। जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामनोई, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारे इब्राहिम रईसी जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनके निधन के बाद मोहम्मद मुखबर को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 50 दिन के अंदर चुनाव करके एक परमानेंट प्रेसिडेंट भी चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने हाल ही में भारतीय सेना को करीब 27,000 प्रोडक्ट सौंपे। अब ये कौन से प्रोडक्ट हैं? ये राइफल्स हैं, AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं, ऑप्शन ए, या ये है ऑप्शन बी बोगी ओपन मिलिट्री वैगन, या ये है ऑप्शन सी ब्रह्मोस जो कि मिसाइल्स हैं, या ये है ऑप्शन डी जो कि मानव रहित विमान प्रणाली यानी कि ड्रोन्स। तो उन्होंने क्या उनको दिया है, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को अभी क्या दिया है 27,000 के मैम? तो लेट अस मूव टू दी आंसर्स, 3, 2, 1। AK-203 असॉल्ट राइफल्स, देखो इसमें क्या रहेगा ना, इसमें 27,000 क्वांटिटी में दिया हुआ है। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि भाई 27,000 क्या चीजें दी जा सकती हैं। 27,000 ड्रोन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रह्मोस की मिसाइल्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर कहीं कहीं पर आपको लगता है कि आपको किन्हीं एक दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो आप उनको एलिमिनेट भी कर सकते हो, बट इट हैज टू बी माइंडफुल। देखो रूस के साथ सौदे में आंशिक रूप से यूक्रेन युद्ध, रूस क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में चल रहा है और सब भुगतान में भी देरी हुई थी, उसके कारण ये जो राइफल्स थी थोड़ी सी लेट हो गई थी मिलना, लेकिन अभी मिलना शुरू हो चुका है। और इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त रूप से इसको बना रहा है और उन्होंने 27,000 राइफल्स सौंप दी हैं। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, हमारे 25 के 25 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। आप अपना कैलकुलेट करके हमें बताइए कि इस 25 में से आपने कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए। एटलीस्ट आपके 20 या उससे ज्यादा करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके 20 या उससे कम करेक्ट हैं तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करिए। पूरे महीने के करंट अफेयर्स को आप दोबारा से पढ़िए और
इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। इस तरीके के करंट अफेयर्स हम लोग और भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। सिर्फ 25 क्वेश्चंस में आपका पूरा महीने का कंटेंट कवर नहीं हो सकता, लेकिन इससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपको कितना प्रैक्टिस है। और इसके बेसिस पे अगर आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, अगर आपके नंबर 10 या उससे कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके नंबर 10 से 20 में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी आपका नॉलेज एक बेसिक लेवल पर है, बट आपको उसको थोड़ा सा और ब्रश अप करने का जरूरत है। और अगर आपके नंबर 20 से ज्यादा हैं, तो मतलब कि यू आर परफॉर्मिंग गुड, लेकिन कोशिश करिए कि इसको 24 या 25 तक लेके आए आप। क्योंकि हमको क्या है, एक एक मार्क्स के लिए फाइट करना है, तो हमको ये कोशिश करना है कि करंट अफेयर्स में तो एटलीस्ट हम लोग 100% मार्क्स स्कोर करें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करते रहिए एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।